फर्स्ट ऑर्डर एक्शन कोई बताओ, डिफाइन स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर। कोई भी बता रहा है? जैनिश, एक्चुअल ऑर्डर इज डिफरेंट देन एक्सपेक्टेड। कोई एग्जांपल दो इसका। साहिल, एस्टर, एसिडिक या बेसिक? एसिडिक। एस्टर में वाटर डालते हैं, एसिड बनता है और अल्कोहल बनता है। इसकी जो रेट है वो सिर्फ एस्टर पे डिपेंड करती है, क्योंकि वाटर किस में होता है? एक्सेस में, है ना। और लास्ट एक पॉइंट आपको लिखवाया था कि के जो है वो वैसे तो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर के लिए डिपेंड करता है। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। उन फैक्टर में से दो फैक्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट दिए हुए हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट, इनमें सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड कैटलिस्ट। इन दो का इफेक्ट क्वांटिटेटिव भी दिया हुआ है। इनका फैक्टर पहले ले रहे हैं। पहले आज पढ़ रहे हैं हम इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, जनरली देखा गया बेटा कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेट जो है आपका वो बढ़ जाता है। अगर हम हाई टेम्परेचर पे करते हैं रिएक्शन तो फास्ट होती हैं, लो टेम्परेचर पे करते हैं रिएक्शन तो स्लो होती हैं। जैसे जनरली घर पे आप शुगर डिसॉल्व कर रहे हो पानी में, तो उसी से आइडिया ले लो कि गर्म पानी में ज्यादा होएगी या ठंडे पानी में। तो गर्म में जल्दी हो जाएगी, ठंडी में स्लो होएगी। ऐसी बहुत सारी रिएक्शंस हैं। हम KMnO4 ऑक्सैलिक एसिड जितने भी टाइट्रेशन पढ़ते हैं, अगर 0 डिग्री कर दें फिर तो आइस ही जम जाएगी, फिर रिएक्शन कहाँ से होएगी? कोलिजन ही होने बंद हो जाएंगे। इट मींस ऑब्वियसली हाई टेम्परेचर पे ज्यादा होती हैं और लो टेम्परेचर पे क्या होती हैं? कम। हम इसका इफेक्ट पढ़ेंगे, क्यों ऐसा होता है, डिटेल क्या है। सबसे पहले हमने देखा भी टेम्परेचर बढ़ने से रेट बढ़ती है, लेकिन एग्जैक्टली क्या बढ़ता होगा? तो हमने रेट का एक्सप्रेशन ऐसे लिखा है, किसी भी ऑर्डर के लिए के कंसंट्रेशन पावर क्या होता है? n। अगर तुम्हारा टेम्परेचर बढ़ने से रेट बढ़ रहा है, इसका मतलब कंसंट्रेशन का तो तुमने चेंज ही नहीं किया कोई, फिर भी रेट बढ़ा है, तो क्या बढ़ा होगा? नहीं, टेम्परेचर बढ़ा, रेट बढ़ी, कंसंट्रेशन नहीं बढ़ी, तो क्या चेंज हुआ इसमें? के। इसका मतलब एक्चुअल जो फैक्टर्स हम पढ़ेंगे बिना कंसंट्रेशन के, अगर रेट को कोई भी फैक्टर अफेक्ट करता है तो वो किसे अफेक्ट करता है? के। ठीक है, तो एनसीईआरटी ने इसे सीधा लिख दिया टॉपिक में, आप जाके पढ़ना। उसने ये टॉपिक ऐसे लिखा हुआ है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन के। तो हम भी ऐसे बना लें, एक ही बात है, क्योंकि हमें पता चल गया अभी रेट बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगा? के बढ़ेगा। तो जैसे टेम्परेचर बढ़ता है क्या बढ़ जाता है? के। ठीक है, अब के कितना का बढ़ता है, क्यों बढ़ता है, वो डिटेल आज हम समझेंगे। इसका ये भी है क्वेश्चन के टेम्परेचर 27 से इतना हो गया तो के कितना बढ़ गया, ऐसे क्वेश्चन भी करें। ठीक है, अब हमने रिसर्च स्टार्ट की, के कितना बढ़ता है, क्यों बढ़ता है, इसके बारे में पढ़ा। सबसे पहले हमें यह पता चलता है भी ऑन डबलिंग कंसंट्रेशन, ऑन डबलिंग सॉरी on increasing temperature by 10 degree rate become double, रेट बिकम डबल। कुछ एक्सपेरिमेंट हमने किए जिससे ये कंक्लूजन सामने आया भी अगर 10 डिग्री हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो जनरली रेट क्या हो जाता है? डबल। रेट डबल होने का मतलब अब हम समझ गए भी रेशो जो है के की T+10 पे और के T डिग्री पे, ये क्या होगी? डबल।
तो टेम्परेचर बढ़ाने से जो भी असर रेट पे होता था हम ऐसे लेने लग गए भी हाँ ये तो के पे हो रहा है। तो हमने कुछ एक एक्सपेरिमेंट किए हैं लैब में जिससे ये पता चल रहा है भी टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़ाते थे, जैसे रूम टेम्परेचर 27 डिग्री, मैं एक रेट उस पर निकालता था, फिर बीकर को गर्म कर देते थे थर्मोमीटर लगा के, कहाँ तक गर्म करते थे 37, फिर दोबारा रेट इनिशियल रेट मेथड से चेक करते थे ग्राफ ड्रॉ करके, तो हम क्या देखते थे रेट जनरली क्या हो जाता है डबल। लेकिन हमने उसे ऐसे कंक्लूजन निकाल लिया भी ये तो के डबल हुआ होगा, क्योंकि रेट डबल का मतलब कंसंट्रेशन तो बढ़ा ही नहीं तुमने, क्या डबल हुआ के। ये जो के की रेशो है T+10 और के टी डिग्री पे, इसे एक नाम दे दिया गया, इसे कहा गया टेम्परेचर कोफिशिएंट। और ज्यादातर रिएक्शन में टेम्परेचर कोफिशिएंट जो है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ज्यादातर रिएक्शंस में 2 और 3 के बीच में आता है। कईयों का 2 आता है, कईयों का क्या आता है 3। इसका मतलब अगर टेम्परेचर कोफिशिएंट किसी रिएक्शन का 2 आता है तो इसका मतलब क्या समझेंगे हम भी 10 डिग्री राइज करने से रेट कितनी होती होगी डबल। अगर किसी का टेम्परेचर कोफिशिएंट 3 आता है इसका मतलब हम क्या समझेंगे भी रेट क्या होती होगी ट्रिपल। ये हमने अभी एक्सपेरिमेंट किया है ना, कुछ रिएक्शनें लेके टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़ा के एक्सपेरिमेंट किए हैं, तो हमें ये फैक्ट मिल रहे हैं भी या तो डबल हो जाते हैं या क्या हो जाते हैं ट्रिपल। इसे क्या कह दिया टेम्परेचर कोफिशिएंट। लेकिन इसमें एग्जैक्ट आइडिया नहीं हो पा रहा अभी 2.5 हो रहा है या 2.4 हो रहा है या 2.3 हो रहा है। तो फिर ये रिसर्च आगे बढ़ती है। इसके बाद एक साइंटिस्ट हैं अर्हीनियस, जो एग्जैक्ट इफेक्ट बताते हैं जिसे कहा जाता है अर्हीनियस इक्वेशन। वो कहते हैं भी 2 और 3 एग्जैक्टली कितना होगा, ये कहता मैं बता सकता हूं। इसने के का एक फॉर्मूला ढूंढ दिया, के इज इक्वल टू ए ई रेज टू पावर माइनस ई ए बाई आर टी। इसने एक इक्वेशन दे दी लेटर ऑन। इससे हमें और क्लैरिटी हो गई कि 2.1 हो रहा है या 2.2 हो रहा है या 2.3 हो रहा है, वो भी पता चलने लग गया। हमने सिर्फ इस इक्वेशन को समझना भी ये इक्वेशन क्या है और इसे कैसे कैलकुलेट करने के लिए हमने यूज किया। इस इक्वेशन में दो चीजें ए एंड ई ए, इनके बारे में थोड़ा सा बताना है आपको, क्योंकि आर की वैल्यू तो पता है आपको, गैस कांस्टेंट होती है, टी हो जाएगा टेम्परेचर, ठीक है। इस इक्वेशन से टेम्परेचर बढ़ाने से 10 डिग्री से एग्जैक्टली कितना होगा वो भी पता चल जाएगा। तो मान के चलो जब रिसर्च स्टार्ट हुई सिर्फ इतना पता चला भी टेम्परेचर अगर 10 डिग्री बढ़ता है तो रेट क्या हो जाती है डबल, इट मीन्स के डबल हो जाता है। लेकिन सारी रिएक्शनों में नहीं था, किसी में 2.1 होता था हम 2 ले लेते थे, किसी में 2.2 होता था 2 ले लेते थे, 1.9 होता था 2 ले, क्योंकि बीच में हमें पता ही नहीं था भी कैसे होगा एग्जैक्टली, या फिर 3 ले लेते थे। लेकिन एग्जैक्टली 2.1 होगा या 2.2 होगा वो कहाँ, किसने बताया, ये कहता भी मैं एग्जैक्ट बता सकता हूँ के पे क्या असर हो रहा है। ऐसे एक इक्वेशन दी अर्हीनियस इक्वेशन, के इज इक्वल टू ए माइनस ई ए बाय क्या हो जाएगा आर टी। इसमें से दो चीजें, जैसे ए के बारे में लिख लो, ए को कहा जाता है अर्हीनियस पैरामीटर, नाम दिया हुआ है अर्हीनियस पैरामीटर, या फिर इसे और नाम दिया हुआ है, इसे कहा जा रहा है फ्रीक्वेंसी फैक्टर। नेम नोट कर लो इसके, फ्रीक्वेंसी फैक्टर, या फिर इसे एक और नाम दिया जा रहा है, इसे कहा जा रहा है प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। प्री एक्सपोनेंशियल, 3 नाम दिए, कोई भी नाम कह दे, ये क्या है अर्हीनियस पैरामीटर। ये को उसने नाम दिया एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी। ये दो टर्म हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहे हैं, फिर हम इसके बारे में सीधा कैलकुलेशन करना सीखेंगे कि क्या है ये इक्वेशन और टेम्परेचर का इफेक्ट क्या है। पहले अर्हीनियस पैरामीटर क्या है। अर्हीनियस पैरामीटर क्या है, एक टर्म आता है बेटा कोलिजन फ्रीक्वेंसी। मैंने लॉ ऑफ मास सेक्शन में आपको थोड़ा सा कोलिजन थ्योरी के बारे में बताया था।
बताओ रेट क्या कोलिजन पे डिपेंड करती है? लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता था? भी कंसंट्रेशन बढ़ती है तो आपस में टकराने के चांस बढ़ते हैं, कोलिजन बढ़ते हैं। कोलिजन बढ़ते हैं तो रेट क्या हो जाता है? ज्यादा। वो कोलिजन अगर काउंट कर लें भी, 1 सेकंड में एक वेसल है, एक वेसल में आपने कोई मॉलिक्यूल डाल दिए, मान लो H2 एंड I2 डाल दिए, इन्होंने रिएक्ट करके क्या बनाना है? HI। तो ये H2 और I2 कितनी बार टकराते होंगे 1 सेकंड में? विद इन 1 लीटर मीन यूनिट वॉल्यूम में। अगर हम यूनिट वॉल्यूम में काउंटिंग कर लें इनकी कि 1 लीटर में या 1 यूनिट वॉल्यूम में 1 सेकंड में कितनी बार टकराते हैं मॉलिक्यूल, उसे क्या कहा जाता है? उसको कोलिजन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या है? नंबर ऑफ कोलिजन्स इन यूनिट वॉल्यूम पर सेकेंड, उसे क्या कहा जाता है? कोलिजन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, बताओ अगर कोलिजन फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, ज्यादा मॉलिक्यूल टकराते हैं, इसका मतलब रेट क्या होगी? ज्यादा। ठीक है, तो पहले हमें लग रहा था भी जितने ज्यादा टकराते हैं उतनी रेट क्या होगी? ज्यादा। इसे कह दिया कोलिजन फ्रीक्वेंसी। ठीक, लेकिन फिर हमने देखा भी जब मॉलिक्यूल टकराते हैं, जैसे मान लो H2 और I2 टकराते हैं, टकरा के क्या बनेंगे? H और I बनेगा। तो पहले तो हमें ये लगा भी जितनी कोलिजन फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उतनी रेट क्या होगी? ज्यादा। हम सिर्फ कोलिजन काउंट करते थे इनिशियली भी, अगर ज्यादा टकराते हैं ज्यादा फास्ट है रेट, कम टकराते हैं तो कम फास्ट। लेकिन बाद में एक फैक्टर और इंट्रोड्यूस हुआ, एक्टिवेशन एनर्जी। हमने क्या देखा, कई बार ये होता है भी टकराते तो हैं, टकरा के लेकिन वापस आगे बॉन्ड नहीं टूटा, क्योंकि टकरा के ये भी तो जरूरी है ना कि प्रोडक्ट बने। और प्रोडक्ट कब बनेगा? अगर ये टकराएं और टकरा के आपस में ये बॉन्ड टूटे, ये वाला बॉन्ड टूटे। अगर ये बॉन्ड टूट के इसमें कन्वर्ट होगा तभी तो रेट प्रोडक्ट बनेगा, तभी तो हम रेट की बात करेंगे। सिर्फ टकरा के वापस आते जाएं उसका तो कोई फायदा नहीं है। तो ये टोटल कोलिजन इतने हैं, लेकिन उसमें से ये जो टकरा के प्रोडक्ट बनाते हैं उन्हें एक नाम दिया जाता है, उन्हें कहा जाता है इफेक्टिव कोलिजन। इफेक्टिव कोलिजन। तो अर्हीनियस क्या था भी, पहले तो ये ए है, ये है टोटल कोलिजन फ्रीक्वेंसी, इस पे रेट डिपेंड करती है, जितने ज्यादा उतनी ज्यादा। लेकिन इनमें से कुछ एक कोलिजन ऐसे हैं जिनमें बॉन्ड टूट के क्या बनता है? प्रोडक्ट। उन्हें क्या कहा जाता है? इफेक्टिव कोलिजन। एग्जैक्टली रेट टोटल पे नहीं डिपेंड करती, टोटल में से ये परसेंटेज है उन कोलिजन की जो क्या है? इफेक्टिव। और कोई कोलिजन इफेक्टिव होएगा या नहीं होएगा वो किस पे डिपेंड करेगा? वो डिपेंड करता है एक्टिवेशन एनर्जी। कैसे? ये आए, आके टकराएं, टकरा के वापस चले गए, कोई फायदा नहीं हुआ। हम सोच रहे थे भी टकराते ज्यादा है रेट फास्ट होगी, लेकिन रेट तो तब फास्ट होगी ना जब प्रोडक्ट बनेंगे। तो हमें एक और फैक्टर लेटर ऑन पता चला अर्हीनियस को, वो कहते हैं भी टकराएं, टकरा के बॉन्ड टूटे फिर ही प्रोडक्ट बनेगा। अब बॉन्ड टूटेगा कैसे? बॉन्ड तोड़ने के लिए कुछ ना कुछ एनर्जी तो लगती होगी, जैसे हम केमिकल बॉन्ड में पढ़ते हैं भी बॉन्ड एनर्जी कहते हैं। मान लो इसे तोड़ने में और इसे तोड़ने में कुछ ना कुछ एनर्जी लगती है, चलो मान लेते हैं भी H को तोड़ने में 430 लगती है, हमने मान ली। इसे तोड़ने में 370 लगती है, तो टोटल एनर्जी कितनी लगती है? 800 लगती है। अब जब मॉलिक्यूल टकराते हैं, अगर तो वो 800 एनर्जी उनके पास हुई, फिर तो बॉन्ड टूटेगा, प्रोडक्ट बनेगा, नहीं तो वापस आ जाएंगे। अब 800 है या नहीं कैसे पता चलेगा? 800 टोटल एनर्जी है जो लगती है, बॉन्ड एनर्जी। लेकिन 800 में से H और I के पास कुछ अपनी है, जीरो तो नहीं है। काइनेटिक एनर्जी कुछ ना कुछ तो उसकी होगी, किसी टेम्परेचर पे आप टकराओगे, कुछ ना कुछ इसकी एनर्जी है। मान लो टकराने से पहले इनकी एनर्जी कितनी है? 600। बताओ अगर ये 600 एनर्जी से टकराते हैं, क्या ये बॉन्ड टूट के प्रोडक्ट बनेगा? नहीं बनेगा। इन्हें बनाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी और चाहिए होगी।
अगर वो एनर्जी मिल जाती है फिर तो ये प्रोडक्ट बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। और वो जो एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए होगी वो कितनी है? 800 टोटल लगती है, 200 मेरे पास है मेरी अपनी, बाहर से कितनी लेनी पड़ी? 600 मेरी है, सॉरी 600 है, 800 में से 600 है, कितनी बच गई? 200, तो बाहर से 200 लेनी पड़ी। वो जो बाहर से 200 लेनी पड़ती है आपको एनर्जी एक्स्ट्रा, उस एनर्जी को नाम क्या दिया जाता है? एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी। और वो एक्टिवेशन एनर्जी आपका टेम्परेचर देगा। अगर आप हीट कर दोगे, हीट करने से एक्टिवेशन मिल जाएगी, एक्टिवेशन मिल जाएगी तो क्या बनने लग जाएगा? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट बनने लग जाएगा तो कोलिजन इफेक्टिव होने लग जाएगा, तब मैं मानूंगा भी हाँ रेट क्या हो गया? बढ़ गया। तो टेम्परेचर का रोल यहां से स्टार्ट होता है भी जब भी कोलिजन होता है, दो मॉलिक्यूल टकराते हैं, उनको प्रोडक्ट बनने के लिए कुछ ना कुछ मिनिमम एनर्जी लगती है, जैसे इसमें 800 लगती है। 800 में से अगर तो उनके पास पहले से ही 800 है फिर तो कोई जरूरी नहीं है आपको हीट करना, फिर तो वो प्रोडक्ट बने ही जा रहे हैं। लेकिन जनरली 800 से कम होती है, और 800 से कितनी कम है वो हम ऐसे निकाल लेंगे कि खुद की कितनी है, चाहिए 800, जो गैप है वो उसे चाहिए और ज्यादा, वो जो एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए उसे क्या कहते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी। और अगर आप हीट करोगे उससे उसको एक्टिवेशन मिल जाएगी, एक्टिवेशन मिल जाएगी, प्रोडक्ट ज्यादा बनने लग जाएंगे, प्रोडक्ट ज्यादा बनने लग जाएंगे तो रेट क्या हो जाएगा? फास्ट हो जाएगा बेटा। तो पहले इसके बारे में टर्म लिख रहे हैं। ये जो 800 वाली एनर्जी टोटल है, इसे भी एक नाम दिया जा रहा है, इसे कह रहे हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी। पहले इनकी डेफिनेशन लिख लेते हैं क्या है, फिर इस इक्वेशन पे आएंगे। राइट डाउन। दो टर्म्स आ गई, एक है थ्रेशोल्ड एनर्जी, एक क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी अगर हमें पूछता है क्या है, तो थ्रेशोल्ड एनर्जी की डेफिनेशन ऐसे लिख दें भी टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड बाय रिएक्टेंट्स टू फॉर्म, क्या बनाने के लिए? प्रोडक्ट्स। उसमें उसको जितने भी बॉन्ड तोड़ने हैं टोटल एनर्जी काउंट कर लेंगे भी, जैसे 800 है तो उसे क्या कह देंगे? उसकी थ्रेशोल्ड। ठीक है। लेकिन हमारा जो अर्हेनियस इक्वेशन है वो किस टर्म में है? एक्टिवेशन में। तो अब हम एक्टिवेशन पे आ रहे हैं। व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी? एक्स्ट्रा एनर्जी जो बाहर से देनी पड़ती है, एक्स्ट्रा एनर्जी रिक्वायर्ड बाय रिएक्टेंट्स टू फॉर्म प्रोडक्ट्स। और ये एक्स्ट्रा एनर्जी कैसे निकलती है? इसे कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। ये ऐसे हो जाएगी भी थ्रेशोल्ड कितनी है वो अगर हमें पता चल जाए, ये पता चल जाए भी रिएक्टेंट की कितनी है। थ्रेशोल्ड जैसे इस केस में 800 बताई थी मैंने, रिएक्टेंट की कितनी थी? 600, तो एक्टिवेशन कितनी है? 200। इस एनर्जी को हम क्या कहते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी। कर लोगे बेटे? इक्वेशन नहीं समझाई अभी मैंने तुम्हें ये इसे समझने के लिए जरूरत पड़ेगी। 3 टर्म्स बताई। कोलिजन फ्रीक्वेंसी समझ आ गई? कोलिजन फ्रीक्वेंसी बताता है भी टोटल कोलिजन कितने के हो रहे हैं 1 सेकंड में, उसे कहते हैं कोलिजन फ्रीक्वेंसी। लेकिन उन कोलिजन में से सारे के सारे प्रोडक्ट नहीं बन पा रहे, कितने परसेंट है जो प्रोडक्ट बन रहे हैं, उसे क्या कहते हैं? इफेक्टिव कोलिजन। और इफेक्टिव होने के लिए क्या लगेगी? एक्टिवेशन एनर्जी। हमने पता किया अभी टोटल एनर्जी लगती है थ्रेशोल्ड, उसके पास खुद की एनर्जी है रिएक्टेंट की, कुछ ना कुछ बाहर से देनी पड़ेगी, एक्टिवेशन। और ये एक्टिवेशन कौन प्रोवाइड करने वाला है? टेम्परेचर। जितना आप हीट करते जाओगे मॉलिक्यूल को एक्टिवेशन मिलती जाएगी, वो क्या बनाते जाएंगे? प्रोडक्ट। आपका रेट क्या होता जाएगा? फास्ट हो जाएगा। आगे इसे एक्सप्लेन करने से पहले एक और डेफिनेशन लिख लो, एक और वर्ड आपको मिलेगा एनसीईआरटी में जो लिखा हुआ है। एक आता है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। एक डेफिनेशन और लिख लो, व्हाट इज एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स क्या है? हाइड्रोजन और आई का बॉन्ड हमने तोड़ना है। ये कहता है भी एकदम से नहीं टूटता, जैसे ये टकराते हैं तो कुछ टाइम, कुछ सेकंड लगेंगे जिसमें एच और एच का बॉन्ड टूटेगा, आई और आई का बॉन्ड टूटेगा, और नया बॉन्ड किसका बनता है? एच और आई का नया बॉन्ड बन जाए।
ये कुछ टाइम पहले ऐसे चलता है, भी बॉन्ड तोड़ने में टाइम लगता है, बॉन्ड बनने में टाइम लगता है, हाँ बाद में ठीक है 2HI बन जाते हैं थोड़े टाइम बाद। ये बीच में एक इंटरमीडिएट कहते हैं इसे, ऐसी स्टेज को क्या कहा जाता है, इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट बनता है जैसे हम ऑर्गेनिक में पढ़ते थे कार्बोकेटाइन कार्बोनाइन, वो यही बीच में एक इंटरमीडिएट बनता है। वो जो इंटरमीडिएट है जिसमें ना तो बॉन्ड पूरी तरह टूटे हैं ना बने हैं, इस स्टेज को क्या कहा जाता है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। इसे क्या कहा जाता है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स हम ऐसे लिख सकते हैं, ये बीच में एक इंटरमीडिएट बनेगा कब, जब रिएक्टेंट क्या ले लेंगे, एक्टिवेशनर। जैसे ही रिएक्टेंट को एक्टिवेशन एनर्जी मिल जाती है, एक इंटरमीडिएट बनाते हैं जिसे क्या कहा जाता है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ऐसे क्या लें, लिख लो। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स क्या है, इट इज इंटरमीडिएट फॉर्म्ड व्हेन रिएक्टेंट्स आर गिवन एक्टिवेशन एनर्जी। रिएक्टेंट को कौन सी एनर्जी मिल जाती है, रिएक्टेंट्स आर गिवन एक्टिवेशन एनर्जी, उन्हें कौन सी एनर्जी मिल जाती है, एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, रिएक्टेंट्स आर प्रोवाइडेड विद एक्टिवेशन एनर्जी। हो जाएगा, बोलो भी क्या लिखा है, इंटरमीडिएट फॉर्म व्हेन रिएक्टेंट्स आर प्रोवाइडेड विद एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, हो जाएगा, कर लोगे यहां तक। अब इस इक्वेशन को समझो क्या है, ये इक्वेशन कैसे एक्सप्लेन होएगी। ए तो अगर हम मान लें, ए अर्हीनियस पैरामीटर है, लेकिन अगर हम मान लें अज्यूम इट इज इक्वल टू कोलिजन फ्रीक्वेंसी, मान लो कोलिजन फ्रीक्वेंसी है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी इज, इसीलिए उसे फ्रीक्वेंसी फैक्टर दिया उसने, मान लो कोलिजन फ्रीक्वेंसी 100 है। इसका मतलब तुम्हारी वेसल में एक सेकंड में कितने कोलाइड कर रहे हैं, 100, लेकिन वो प्रोडक्ट तो नहीं बन रहे, तो तुम्हारी रेट 100 तो नहीं आ सकती। इसमें से प्रोडक्ट कितने बन रहे हैं, मान लो एट 25 डिग्री, एट 25 डिग्री 30% मॉलिक्यूल हैं जिनकी एनर्जी मोर देन एक्टिवेशन है। इट मींस 100 टकराते हैं, 100 में से कितने मॉलिक्यूल हैं जो प्रोडक्ट बनने के काबिल हैं, 30%, क्योंकि 30 को तो एनर्जी मिल जाती है 25 डिग्री पे, क्योंकि इतनी काइनेटिक एनर्जी है उनके पास, मॉलिक्यूल के पास, वो रीडिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं भी। 100 में से वो कहते भी चलो हमारा तो फायदा नहीं हो रहा, 70 कहते तुम्हारा हो जाएगा 30 का, तुम एनर्जी लो, एक बार 30 एनर्जी लेके क्या बना लेते हैं, प्रोडक्ट। ठीक है, ये 30 ये वाली फ्रैक्शन है, इस फ्रैक्शन में एक्टिवेशन जितनी भी होएगी इसकी टेम्परेचर कितना होगा, 25 डिग्री। इसे कह देते हैं टोटल कोलिजन 100 में से ये हो गया फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन, फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन। जैसे 100 में से कितने परसेंट इफेक्टिव है, 30, तो 100 में से 30% मीन 30 ही हैं जो प्रोडक्ट बन रहे। ठीक है, लेकिन सोचो अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं, एट हायर टेम्परेचर 35 डिग्री मैंने हीट कर दिया, अगर मैं हीट करता हूं तो वो जो एक्स्ट्रा एनर्जी है 30 को तो पहले ही मिली हुई थी, 30 तो पहले प्रोडक्ट बन जाते थे, वो जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो भी किसी ना किसी मॉलिक्यूल का फायदा करेगी, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। 100 में से 30 को तो पहले मिल जाती थी, कितने बचते थे, 70 में से 10 20 30 को और एक्स्ट्रा एनर्जी दे दी आपने, मान लो 10 को एनर्जी और दे दी, 10 को एनर्जी और दे दी, तो 40% होगी फ्रैक्शन। इट मींस अब रेट कितनी होगी, 100 में से पहले 30 प्रोडक्ट बनते थे, अब कितने बनने लग गए, 40। और टेम्परेचर राइज किया, एट हायर टेम्परेचर 45 मान लो, तो हो सकता है 50 हो जाए, 60 हो जाए, ऐसे हो जाएगा। इट मीन जो हम हीट करते जा रहे हैं वो कहां जा रही है, हीट हमारी वो एक्टिवेशन एनर्जी में हो रही है, उससे वो मॉलिक्यूल जो टकराते तो थे लेकिन उनका कोलिजन इफेक्टिव नहीं हो पाता था क्योंकि इनकी एनर्जी मिल नहीं पाती थी, उनको डिस्ट्रीब्यूट होती जा रही है। रूम टेम्परेचर पे 100 में से 30 तो बन जाते थे प्रोडक्ट, लेकिन 70 नहीं बनते थे,
वो 70 में से जैसे जैसे आप हीट बढ़ाते जाओगे 70 में से 10 और एडअप हो गए 40 हो गए, और हीट किया 10 और एडअप हो गए 50 हो गए, और हीट किया 60 हो गए। इसका मतलब यहां देखो मैथमेटिकली ये 100 है, ये टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, टेम्परेचर बढ़ाने से ये वाली वैल्यू नेगेटिव की कम हो रही है, नेगेटिव की कम हो रही है मींस ये वैल्यू बढ़ ही रही है एक तरह की। अगर ये वैल्यू बढ़ रही है तो क्या बढ़ रही है, आपकी फ्रैक्शन बढ़े जा रही है। वही मैंने बताया अभी पहले 100 में से 30% थे, 25 पे टेम्परेचर बढ़ाया 40 हो गए, और टेम्परेचर बढ़ाया 50 हो गए, और बढ़ा देंगे 60 हो जाएंगे। कभी ना कभी टेम्परेचर इन्फिनिटी पहुंच जाएगा। इन्फिनिटी का मतलब वो है जब सारे के सारे क्या हो जाएंगे, सारे को 70 जो बचे थे सबको मैंने क्या दे दी, एक्टिवेशन, तो सारे का सारा रेट एक इक्वली हो जाएगा। चेक करो क्या टेम्परेचर इन्फिनिटी भर के, यहाँ टेम्परेचर इन्फिनिटी भरो, क्या ये वैल्यू 0 आ जाएगी, ई की पावर 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा तो k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए। ठीक है, तो अरहीनियस इस चीज को ऐसे एक्सप्लेन कर रहा है अभी। वो कहता है ए है एक्चुअली टोटल कोलिजन, लेकिन उनमें से कितने कोलिजन इफेक्टिव है वो डिपेंड करता है कि रिएक्टेंट की एक्टिवेशन कितनी है, उनका टेम्परेचर कितना। एक्टिवेशन तो जनरली मान के चलो फिक्स ही रहती है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो परसेंटेज बढ़ती जा रही है, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, जिससे के बढ़ता जा रहा है, के बढ़ता जा रहा है तो रेट क्या होती जा रही है, ज्यादा हो जाएगा। इट मींस कंक्लूजन क्या है, टेम्परेचर प्रोवाइड्स एक्टिवेशन एनर्जी, जितना ज्यादा हीट करोगे उतनी एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती जाएगी, ज्यादा। ठीक है, कर लोगे बेटा। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। कैलकुलेशन कैसे करनी है, K का जो फॉर्मूला है इट इज इक्वल टू ए ई रेज टू पावर माइनस ई ए बाई आर टी। अब हमें इसमें ए की मीनिंग समझ आ गया, ई ए का समझ आ गया, आर ओ टी के बारे में पता है। अब हमें इसे मान लिया भी ठीक है, अरहीनियस की थ्योरी हमें समझ आ गई, वो सही कह रहा है भी जैसे जैसे हीट करते जाएंगे ज्यादा मॉलिक्यूल प्रोडक्ट की साइड जाएंगे, रिएक्शन क्या होती जाएगी, फास्ट। इतनी समझ आ गई। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। हमें ये चाहिए बेटा सॉल्व करने के लिए कि पहले तो पावर खत्म करो, तो पावर खत्म कैसे होती है, log k इज इक्वल टू log a माइनस क्या हो जाएगा, ए बाय आर टी। ये क्वेश्चन आ गई है। आप इसे दो अलग अलग टेम्परेचर पे लिख सकते हो। मान लो एक टेम्परेचर T1 है 25, एक टेम्परेचर हीट कर दिया 35, तो मुझे K पता करना है, K2 कितना हो जाएगा। अगर मैं ये K2 पता करने लग जाऊं, कैलकुलेट कर लूं, तो मुझे एग्जैक्ट पता चल जाएगा अभी डबल हुई 2.1 हुई या 1.9, है ना। T1 पे इक्वेशन ऐसे लिखी जाएगी, log K1 इज इक्वल टू A 100 ही है, ये नहीं चेंज हो रहे, ये सेम है, क्या चेंज हो रहा है, टेम्परेचर। पहले टेम्परेचर 25 था, अब टेम्परेचर कितना हो गया 35, तो log A माइनस ए बाई आर टी 2, दो इक्वेशन है। हमें सॉल्व करने के लिए 2 माइनस 1 कर देना है, क्योंकि हमें K पे इफेक्ट चाहिए किसका, टेम्परेचर, है ना। चेक करो 2 माइनस 1 करके क्या कोई इक्वेशन आ जाएगी, तो हम उसे सॉल्व करने लग जाएंगे। अगर हम 2 माइनस 1 कर दें तो ये हो जाएगा log K2 माइनस log K1 इज इक्वल टू, क्या log A कट जाएगा, ये माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस, है ना, ये कट गया, ये माइनस है ये प्लस है, तो मैं ऐसे लिख लूं, पहले प्लस वाली टर्म लिख लेते हैं, ए बाई आर टी 1 माइनस ए बाई आर टी 2, इसे ऐसे रेशो लेके लिखा हुआ उसने, log K2 बाई K1 इज इक्वल टू ए बाई आर कॉमन लेके क्या ऐसे बन जाएगा 1 बाई T1 माइनस 1 बाई T2 हो जाएगा। लेकिन अभी हम सोल्व नहीं कर पा रहे, बताओ क्या कमी है, log बेस e है, इसे अगर log बेस 10 कर दें तो क्या बन जाएगा, log K2 बाई K1, ये 2.3 इधर लिख दें, 1 बाई T1 माइनस 1 बाई, हो जाएगा। तो जो पहले हम सिर्फ आइडिया लगाते थे भी K डबल हो जाता है या K ट्रिपल हो जाता है ना, पहले सिर्फ आइडिया लगाते थे, अब वो आइडिया नहीं लगेगा। अरहीनियस कहता भी आइडिया क्यों लगाना है, एग्जैक्ट निकाल दो। हाँ, बस उसके लिए तुम्हें एक्टिवेशन पता होनी चाहिए। अगर रिएक्शन की एक्टिवेशन पता है तो तुम एग्जैक्ट बताओगे भी डबल होएगा या ट्रिपल होएगा कितना, हो जाएगा बेटा।
ये इक्वेशन हमारा पहले भी पढ़ रखा है हमने, ऐसा इक्वेशन आया था कई जगह, क्लासियस क्लैपिरोन वैसा सा इक्वेशन है, बस उसमें यहाँ डेल्टा एच रहता था, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए पड़ा हुआ है, सॉल्युबिलिटीज के लिए पड़ा हुआ है, वहां डेल्टा एच रहता था। आज यहाँ डेल्टा एच नहीं है, ये है, तो ये किसके लिए है, रेट कांस्टेंट के लिए। तो सिमिलर इक्वेशन है रेट कांस्टेंट के लिए। हो जाएगा बेटा, हो जाएगा। अब पहले देख लो इसमें क्या क्या टर्म आ गई। सबसे पहले क्वेश्चन बना के लिखो। पहला, अगर हमें क्वेश्चन आता है व्हाट इज टेम्परेचर कोएफिशिएंट, लिखना। क्या कोई बता देगा व्हाट इज टेम्परेचर कोएफिशिएंट? व्हाट इज टेम्परेचर कोएफिशिएंट? क्या कहीं पढ़ा है हमने टेम्परेचर कोएफिशिएंट? तो ऐसे एनसीईआरटी में एक छोटा सा पैरा बना के काफी चीजें लिख दी उसमें, है ना। तो हम इसे थोड़ा सा याद कर लेंगे, मेन मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। व्हाट इज टेम्परेचर कोएफिशिएंट? रेशो है के की T+10 पे डिवाइड के की T डिग्री, है ना। तो रेशो है रेट कांस्टेंट की टेम्परेचर कोएफिशिएंट, रेशो है रेट कांस्टेंट की के T+10 के T डिग्री। इस रेशो को क्या कहते हैं, टेम्परेचर कोएफिशिएंट। और जनरली इसकी वैल्यू कितनी होती है, 2 और 3। तो पहले हमें सिर्फ हिंट मिला था, हमने एक्सपेरिमेंट किए, हमें लगता था भी या तो डबल होती है या ट्रिपल, एग्जैक्ट नहीं पता चलता था। इसका थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन किसने दिया, अर्हीनियस ने। वो कहता तुम एग्जैक्ट पता कर सकते हो, मेरी इक्वेशन यूज कर लो, मेरी इक्वेशन यूज कर लो, तुम एक बार एक्टिवेशन मुझे बताओ तुम्हारी रिएक्शन की कितनी है, तुम एग्जैक्ट पता करोगे थ्योरेटिकली विदाउट एक्सपेरिमेंट कि ये डबल हो रहा है या ट्रिपल हो रहा है ना। वो कौन सा इक्वेशन है, अर्हीनियस इक्वेशन। हो जाएगा। सेकंड लिखो, अर्हीनियस इक्वेशन के कुछ क्वेश्चन है। पहला, व्हाट इज थ्रेशोल्ड एनर्जी एंड एक्टिवेशन एनर्जी? व्हाट इज थ्रेशोल्ड एनर्जी एंड एक्टिवेशन एनर्जी? व्हाट इज थ्रेशोल्ड एनर्जी एंड एक्टिवेशन एनर्जी? क्या लिखा हमने आज, कौन बता रहा है थ्रेशोल्ड क्या थी? सायरा। टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड बाय रिएक्टेंट टू फॉर्म प्रोडक्ट, जब वो टोटल लग गया तो थ्रेशोल्ड है। एक्स्ट्रा एनर्जी रिक्वायर्ड बाय रिएक्टेंट टू फॉर्म प्रोडक्ट इज एक्टिवेशन। ठीक है, हो जाएगा। अभी सिर्फ रिलेशन लिख लो, डेफिनेशन के लिए जगह छोड़ लो, घर पे लिख लेना। सिर्फ रिलेशन क्या आएगा एक्टिवेशन और थ्रेशोल्ड में, एक्टिवेशन इज इक्वल टू थ्रेशोल्ड माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। लिख लोगे अभी घर पे जाके, जगह छोड़ लो। ठीक है, तो व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी, व्हाट इज थ्रेशोल्ड एनर्जी, ये हमें पता चले। हो जाएगा बेटा। अभी तीसरा, व्हाट इज एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स? हाँ, बीच में एक इंटरमीडिएट बना है, लेकिन कब बना है, जब रिएक्टेंट्स आर प्रोवाइडेड विद एक्टिवेशन एनर्जी, तो उस इंटरमीडिएट को क्या कहते हैं, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ठीक है, कर लोगे अभी। तो कई जगह एग्जैक्टली एनसीईआरटी में लाइन ये लिखी है, तुम सुन लो भी, ये समझ आ रहा है नहीं। वो ये कह रहा है भी एक्टिवेशन एनर्जी इज डिफरेंस ऑफ एनर्जी ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स एंड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स। ये भी सही हो गया, है ना। तो नीचे लिख लो, इसके नीचे वो ये भी कह रहा है भी एक्टिवेशन एनर्जी किस किस का डिफरेंस है। एक तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की एनर्जी, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की एनर्जी माइनस क्या है, क्योंकि एक्टिवेटेड तभी बनेगा अगर बॉन्ड टूटेंगे, मींस उसे कौन सी एनर्जी मिल जाएगी, थ्रेशोल्ड, है ना। तो इसका जो डिफरेंस है उसे भी क्या कहते हैं हम, एक्टिवेशन। ये भी हो जाएगा, कर लोगे। टर्म हो गई, ये बोर्ड का चल रहा है सारा। डिफाइन थ्रेशोल्ड, डिफाइन एक्टिवेशन, डिफाइन, ये ऐसे क्वेश्चन बने। ठीक है, और लास्ट है व्हाट इज फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स? व्हाट इज फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन? इनमें से कौन सा फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन है, ये वाला हिस्सा, e⁻⁻ EA/RT। फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन इज इक्वल टू e⁻⁻ EA/RT। है क्या फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन? जितने टोटल कोलिजन है उनमें से प्रोडक्ट कितने बनते हैं। अगर टोटल कोलिजन 100 होते हैं तो उनमें से प्रोडक्ट कितने बनते हैं, 30 बनते हैं, 40 बनते हैं, उसे क्या कहते हैं, फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन। और वो किस पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर। बताओ, जैसे से टेम्परेचर बढ़ेगा फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन पे क्या असर होगा, बढ़ेगा। जैसे जैसे हम हीट करते जाएंगे फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन क्या होती जाएगी, ज्यादा।
उसी से आपका के बढ़ता जाएगा, रेट क्या होता जाएगा, हो जाएगा बेटा, क्लियर है। और लास्ट अर्हीनियस इक्वेशन, अब हम ये वाली याद करेंगे, दो इक्वेशन है अर्हीनियस इक्वेशन। हमें क्या दे, व्हाट इज अर्हीनियस इक्वेशन, तो दो इक्वेशन है, एक तो ये वाला, लेकिन इसे हमें न्यूमेरिकल में यूज नहीं करना, तो न्यूमेरिकल के लिए हमने ये बनाया लॉग k2 बाई k1 इज इक्वल टू EA बाई 2.303 R 1 बाई T1 माइनस 1 बाई, हो जाएगा बेटा। और लास्ट एक इसके क्वेश्चन आ रहे हैं हमें, इसके दो तरह के क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन करते हुए न्यूमेरिकल में बस ये ध्यान रखना है, आर की वैल्यू कितनी लेनी है डिपेंड करता है EA की वैल्यू। अगर एक्टिवेशन की एनर्जी की वैल्यू जो है जूल्स में दी होगी, तो आप आर की वैल्यू भी जूल्स में ले लेना। बताओ कितनी होती है जूल्स में, 8.314 जूल्स पर केल्विन पर मोल। और अगर एक्टिवेशन एनर्जी कैलोरीज में दी होगी, तो आर की वैल्यू क्या ले लेंगे, 2, ये कैलोरीज पर केल्विन पर, हो जाएगा। और इसका एक सिंपल सा न्यूमेरिकल आता है। दो ही तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, दो तरह के कैसे, या तो जो हमारा मेन पर्पस था वो क्या था, भी तुम्हें बताएगा भी टेम्परेचर 27 डिग्री से 37 कर दिया, एक्टिवेशन इस रिएक्शन की इतनी है, बताओ रेट कितने टाइम हो गई, रेट कितने टाइम होगी, मीन्स तुम्हें K2 बाई K1 की रेशो निकालनी है। वो रेशो जितनी भी आ गई है वो 2 आई जरूरी नहीं है, 2.5 आ जाए, 1.9 कितनी भी आ जाए, है ना, हो जाएगा ऐसे। तो पहला क्वेश्चन तो इस तरह का होगा कि 27 से टेम्परेचर 37 कर दिया, बताओ के कितने टाइम हो गया पहले का। तो हम यहाँ 27 का 300 310 ये दी जाएगी, आर भरेंगे अकॉर्डिंगली, ये रेशो ले लेंगे। ऐसे क्वेश्चन में आपको एंटी लॉग की वैल्यू दी जाएगी, क्योंकि सारे वाली वैल्यू जो है लॉग खत्म करने के लिए क्या लेना पड़ेगा, एंटी लॉग। तो ऐसे वाली वैल्यू हम सिर्फ शीट में करेंगे, है ना अभी, क्योंकि मुझे ध्यान नहीं कि एंटी लॉग क्या आएगा, तो मान के चलो कि एंटी लॉग वाली वैल्यूज दी जाएगी, हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या आ सकता है, सिंपल वाला है जो आता है ज्यादातर, जो आया है प्रीवियस ईयर में, वो ये आता है कि एंटी लॉग अवॉइड कर लिया उसने। वो कहता तुम्हें बता देता भी मैंने 27 से 37 किया, मेरा रेट तो डबल हुआ है, तुम एक्टिवेशन बता दो। तो तुम क्या कहोगे, भी रेट डबल हुआ है, ये रेशो कितनी है, 2, ये रेशो 2 है, ये वैल्यूज पता है, आर की वैल्यू यूनिट्स देख लेंगे, भी कैलोरीज में भरनी है तो 2 भर के ये निकाल देंगे। तो बस दो ही तरह के क्वेश्चन बनते हैं, और कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, हो जाएगा बेटा, क्लियर है। अब तुम पूछो क्या डाउट है, पूछ लो। हो गया, अच्छा यही वाला था, हो जाएगा बेटा। देखो न्यूमेरिकल करके देखते हैं। न्यूमेरिकल इज ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर फ्रॉम 27 डिग्री, ये ध्यान रहे केल्विन बनाने होते हैं, 37 डिग्री। अगर मैं कहता हूं रेट बिकम डबल, तो मान के चलो भी के डबल हुआ है, क्योंकि टेम्परेचर से कंसंट्रेशन का तो कोई लेना देना है नहीं है, रेट बिकम डबल्स। फाइंड आउट एक्टिवेशन एनर्जी इन किलो कैलोरीज। इट मींस आर की वैल्यू आप 2 ले लो, मैंने इजी कर दिया थोड़ा, 2 लेके निकाल सकते हो। तो इसका मतलब पहले सिर्फ एक आइडिया लगाया टेम्परेचर कोएफिशिएंट से रेशो का, अब एग्जैक्ट पता चलने लगी, वो कौन है, अर्हीनियस से।
ठीक है, किलो कैलोरी बना दे इसके डिवाइड 1000 करके, 12.8 बन जाएगा। हो जाएगा बेटा, बोलना कितना आ रहा है? 12.8934 किलो कैलोरीज। 9 नहीं आएगा, चलो अप्रोक्स ले लें 12.8 किलो कैलोरीज। पीछे वाला तो ऐसे है कि तुम 303 लेते हो या 2.3 लेते हो, है ना, तो थोड़ा थोड़ा तुम्हारा डिफरेंट आएगा। न्यूमेरिकल हमारा चॉइसेस में पता चल जाएगा भी 12.8 है। नियरेस्ट इंटीजर 30 नहीं करना पड़ेगा, अगर इंटीजर टाइप बनता है तो तुम्हारा पीछे कितना भी हम नियरेस्ट क्या कर देंगे 30 हो जाएगा। कर लोगे बेटा? ये तो बहुत सिंपल सा टॉपिक है, ऐसे हमें क्वेश्चन करने हैं। क्लियर है? लास्ट एक लिख लो, कैलकुलेशन ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी फ्रॉम ग्राफ। अब ग्राफ तुम्हें मैंने निकालने सिखा दिए हैं, तुम चेक करो भी इसका पहले तो k इज इक्वल टू ए ई रेज टू पावर माइनस ए बाई आर टी है। इसका एक तो log एल एन लेके ग्राफ ड्रॉ कर दो मुझे। टेम्परेचर के साथ क्या लग रहा है आना चाहिए, तो मुझे लगता है ये अगर y एक्सिस है, वेरिएबल टेम्परेचर है बेटा, तो क्या लगता है फिर इंटरसेप्ट और स्लोप ढूंढ सकते हो। log ए क्या होगा, इंटरसेप्ट प्लस एम एक्स। तो बताओ क्या इसका ग्राफ ऐसे ड्रॉ कर दें, 1/t का अगर मैं कर्व ड्रॉ करूं तो बताओ स्लोप क्या आ रहा है 1/t का, नेगेटिव या पॉजिटिव, नेगेटिव। तो ग्राफ तो आप खुद ही ड्रॉ कर लोगे, फॉर्मूला याद रखना है, नेगेटिव आ जाएगा, उसकी वैल्यू लिख दो, स्लोप कितना है एंड इंटरसेप्ट कितना है। तो इससे आप ए की वैल्यू भी निकाल सकते हो अरहीनियस की, है ना। और सेकंड एलओजी का ले दो, log k इज इक्वल टू log a माइनस ए बाय 2.303 RT। आ जाएगा या नहीं चेक करो। अगर मैं एलओजी लिखूंगा तो क्या लगाऊंगा 2.3, इसे भी एलओजी लिखेंगे तो 2.3। पूरी इक्वेशन को किससे डिवाइड कर दिया 2.3 से, तो ये 2.3 काट के एलओजी रह गया, ये भी 2.3 कट गया, इसमें 2.3 नहीं कटा तो नीचे आ गया, है ना, तो ये इक्वेशन बन जाएगी। तो यहाँ दो इक्वेशंस हैं, हाँ फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में फर्क पड़ जाएगा। ग्राफ दोनों का सेम है, 1/t एलओजी के log, यहाँ एल, फर्क क्या पड़ा है, यहाँ पे स्लोप क्या था, स्लोप इज इक्वल टू माइनस ए बाई आर, यहाँ पे इंटरसेप्ट क्या था एल एन ए, यहाँ स्लोप क्या है माइनस ए बाई 2.303 आर, और यहाँ इंटरसेप्ट क्या है एलओजी। तो बस इतना ध्यान रखना भी न्यूमेरिकल अगर इसका देता है तो तुम्हें ध्यान से पढ़ना है भी एल एन है या एलओजी है, क्योंकि एक्टिवेशन में फर्क पड़ जाएगा, है ना, ये वाली वैल्यू में क्या आ जाता है डिफरेंस। तो चलो दिए ग्राफ हुए एनसीईआरटी में, लेकिन क्वेश्चन ऐसे पूछा गया है, क्वेश्चन ऐसे पूछा गया है भी आपको स्लोप की वैल्यू बताई जाती है, इंटरसेप्ट की वैल्यू बताई जाती है, और तुम्हें कहता है भी निकाल लो जो ए था अरहीनियस पैरामीटर वो कितना था,
और जो एक्टिवेशन थी वो कितनी थी। ठीक है, ग्राफ दोनों समझ आ गए, इसी से ड्रॉ किए हैं। अब इसका क्वेश्चन भी कर लें। लिखो क्वेश्चन कैसे बनेगा, ये वाला दे रहा हूं। स्लोप एंड इंटरसेप्ट ऑफ LOG के log k वर्सेस 1/t, log k वर्सेस 1/t आर माइनस का 50 किलो कैलोरीज एंड 6 find out activation and A Arrhenius कितना। फाइंड आउट A and EA कितना है। Also find out K if temperature changes to infinity। बोर्ड में मैक्सिमम क्वेश्चन log K2/K1 वाला आया है, एमसीक्यू में मैक्सिमम क्वेश्चन इस पार्ट में से आ रखे हैं। ग्राफ ड्रॉ कर दो, कौन सा ग्राफ सही है कौन सा गलत है, एक्टिवेशन बता दो स्लोप से, है ना। जेई में या नीट में ज्यादा क्वेश्चन इस पार्ट में से पूछेंगे। क्या लिखोगे बेटा, ए कितना आ रहा है 10⁻⁶। ठीक हो गया पहला। हम इसे ऐसे इक्वेशन लिख लेंगे, इससे उठा लेंगे भी हमारा ये है इंटरसेप्ट। तुम चेक करो इंटरसेप्ट क्या दिया हुआ है, कितना दे रखा है 6। इट मींस ए कितना आ जाएगा 10⁻⁶। तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी, इतने ज्यादा कोलिजन हो रहे हैं पर सेकंड 10⁻⁶, है ना। सेकंड स्लोप क्या है माइनस ये, पहले इक्वेशन लिखोगे इससे उठा लोगे, ये स्लोप है 2.303 आर, ये हमें कितना दे रखा है -50 किलो कैलोरीज। माइनस माइनस कट जाएगा, कैलोरी देने का पर्पज ये था कि आर की वैल्यू आपको पता चल जाए। 2.303 इंटू क्या लेंगे, आर की वैल्यू 2 किलो कैलोरी वाली, कितना इतना अप्रोक्स। अच्छा ये वाला हो सकता है यूनिट ना दे तो फिर आंसर चेक कर लेना भी। एक्टिवेशन अगर जूल्स में निकालना होता तो फिर मैं यहां लिखता नहीं, मैं सिर्फ क्या लिखता -50। एक्चुअली देगा ही ऐसे, एक्चुअली ऐसे देगा कि -50 दे देगा। तुम्हें ऑप्शन में चेक करना है भी उसने आंसर कैलोरीज में दिया तो आर की वैल्यू 2 ले लो, जूल्स में दिया तो आर की वैल्यू क्या ले लो 8.3, है ना। एग्जैक्टली सिर्फ नंबर देगा। स्लोप तो ऐसे ही होता ना -50 tan थीटा की वैल्यू है, tan थीटा की वैल्यू तो यूनिट तो होने नहीं चाहिए, है ना। कर लोगे ये, तो ऐसे इसका क्वेश्चन आया। क्लियर है इतना टॉपिक। और लास्ट एक क्वेश्चन और बना के लिख लो, व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। इसका एक सिग्निफिकेंस हम मान रहे हैं एक्टिवेशन का। सिग्निफिकेंस, इट हेल्प टू कंपेयर rates of reaction, that is if activation energy is very low so reaction will be fast,
इफ एक्टिवेशन एनर्जी इज वेरी हाई, इट मींस रेट क्या होगी, बहुत ज्यादा स्लो। जितनी एक्टिवेशन ज्यादा है उतना ही 100 में से परसेंटेज ऑफ इफेक्टिव कोलिजन क्या होती जाएगी, कम। रूम टेम्परेचर पे मिल नहीं रही, अगर मिल नहीं रही तो आपका जो रिएक्शन है वो क्या होता जाएगा, स्लो। रिएक्शन इज वेरी स्लो। और इफ एक्टिवेशन एनर्जी इज मॉडरेट, नॉट वेरी लो और हाई, इंटरमीडिएट है, तो हम रिएक्शन को भी क्या मानते हैं, रिएक्शन इज मॉडरेट। तो एक बिल्कुल स्टार्टिंग पे चैप्टर के ना एनसीईआरटी में 3 तरह के रिएक्शन दिए हुए हैं। रिएक्शन आर ऑफ 3 टाइप्स, फास्ट, स्लो एंड इंटरमीडिएट। तो मैंने आपको यहां बता दिया वो 3 तरह के रिएक्शन कैसे क्लासीफाई होंगे। अगर एक्टिवेशन बहुत कम है फिर तो होने वाले हैं फास्ट, अगर एक्टिवेशन बहुत स्लो है फिर होने वाले हैं सॉरी एक्टिवेशन बहुत ज्यादा हाई है तो होने वाले हैं स्लो, अदरवाइज क्या होंगे, मॉडरेट। जैसे फास्ट में आते हैं एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन। एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन 1 सेकंड भी नहीं लगता, जैसी H पॉजिटिव और OH नेगेटिव रिएक्ट करते हैं वैसी रिएक्शन हो जाती है। मींस बॉन्ड टूटे ही पड़े हैं, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, बस मिलना है, मिलना है तो कोई टाइम नहीं लग रहा, एक्टिवेशन है ही नहीं, बहुत कम है ना, तो रिएक्शन क्या है, बहुत फास्ट। रस्टिंग बहुत स्लो है, अभी दिन लगते हैं कई, तो उनका इट मींस एक्टिवेशन क्या है, बहुत ज्यादा है। रूम टेम्परेचर पे तो नहीं मिल रहा, बहुत ही कम मॉलिक्यूल है जो धीरे 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 किसमें कन्वर्ट हो रहे हैं, रस्ट में। जितने भी हमने पढ़े हैं इस चैप्टर में वो सारे मॉडरेट हैं, मींस जिनका रेट कैन बी कैलकुलेटेड मेजर्ड, वो सारे कौन से रिएक्शन है, मॉडरेट। मीन जितने अभी तक आपने पढ़े, कोई डीकंपोजिशन ऑफ N2O5 था, वो सारे क्या थे, मॉडरेट थे। हो जाएगा क्वेश्चन ऐसे बन जाएगा, 2 रिएक्शंस हैं, ए से प्रोडक्ट बन रहे हैं एंड बी से प्रोडक्ट बन रहे हैं। आपको यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी लिख के दे देगा, ये 20 है, ये 30 है। आपको पूछेगा बताओ कौन सी स्लो है कौन सी फास्ट है। तो जिसकी एक्टिवेशन ज्यादा है वो स्लो है, जिसकी एक्टिवेशन कम है वो क्या है, फास्ट। ठीक है, हो जाएगा। कंफ्यूज करने के लिए हो सकता है जानबूझ के ये दे देगी, ये 1 मोलर कंसंट्रेशन है, ये 10 मोलर है। तो याद रखो एग्जैक्टली कोई रेट स्लो है या फास्ट है, रस्टिंग है, रस्टिंग तो स्लो ही में काउंट होएगी। ये नहीं कि तुम आयरन की कंसंट्रेशन बढ़ा दो, थोड़ी सी फास्ट बना दो और मैं उसे फास्ट नहीं कहूंगा। एसिड बेस रिएक्शन है, कंसंट्रेशन कितनी भी कम कर दें उसकी नेचर है वो क्या है, फास्ट है, वो फास्ट ही रहेगी। तो फास्ट स्लो रेट, फास्ट स्लो एक्टिवेशन डिसाइड करेगी, कंसंट्रेशन डिसाइड नहीं करेगी। कंसंट्रेशन तो थोड़ा बहुत मैं चेंज जरूर कर सकता हूँ रेट, कि थोड़ा सा एक रिएक्शन को फास्ट बना लूं या स्लो बना लूं, लेकिन एक्चुअली जो कैटेगरीज बनी है ये स्लो है ये फास्ट है, वो कंसंट्रेशन नहीं डिसाइड कर सकता। वो कौन डिसाइड करेगा, एक्टिवेशन। तो नेचर जो है रिएक्शन की कि स्लो है या फास्ट है, वो कौन डिसाइड करता है, एक्टिवेशन। अगर एक्टिवेशन ज्यादा है तो स्लो मानी जाती है, एक्टिवेशन कम है तो क्या मानी जाती है, फास्ट। हो जाएगा, ये एक सिग्निफिकेंस है, कर लोगे बेटा। अब लास्ट हम इसे वैसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर देखा जाए व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी, तो समझो हम कहते हैं भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, कोई फ्यूल्स है हाईली कंबस्टिबल है, फिर वो आग क्यों नहीं पकड़ते। हमारे घर पे सिलेंडर पड़ा है, उसमें से गैस आने लगी निकली जा रही है, लेकिन जब तक मैं जलाता नहीं तब तक आग नहीं लगती। तो अब हमें समझ आ रहा है भी स्पॉन्टेनियस क्यों नहीं होती थी थर्मोडायनेमिक्स में, क्योंकि एक बार कुछ मॉलिक्यूल को स्टार्ट होने के लिए क्या लगेगी, एक्टिवेशन। तो जैसे ही मैं माचिस लेके जलाता हूँ, जो 10-20 मॉलिक्यूल उसके क्लोज आ जाते हैं उनको हीट मिलती है, हीट मिलती है, वो रिएक्टेंट किसमें कन्वर्ट होने लगते हैं, प्रोडक्ट में। अब क्योंकि वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, तो जब वो प्रोडक्ट बनेंगे एनर्जी निकल जाएगी, वो जो निकलेगी वो और 10 को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देगी, उनसे एनर्जी निकलेगी वो और 10 को कर देगी। इसका मतलब एक बार स्टार्ट कर दो, स्टार्ट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो भी क्या होती है, एक्टिवेशन। ठीक है, तो एक लास्ट पॉइंट और लिख लो, ऐसे लिखा हुआ है कहीं एनसीईआरटी में लास्ट क्वेश्चन में, हाउ एक्टिवेशन एनर्जी कैन एक्सप्लेन
can explain stability of fuels. How activation energy can explain stability of fuels on earth. फ्यूल कैसे आग नहीं पकड़ते? Stability of fuels on earth. तो आंसर इज to start combustion they need activation energy. To start combustion they need activation energy. हो जाएगा बेटा, कर लोगे? ठीक है, तो थ्योरी वाली बातें भी हमने थोड़ा सा टाइम लगाया है, क्योंकि ज्यादा जैसे आपको बताया क्वेश्चन थ्योरी वाले ज्यादा आने लग गए, तो मैंने कोशिश की है कि एनसीईआरटी की लाइनें पढ़ के आपको लिखवा दें कि एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स क्या है, एक्टिवेशन क्या है ना। फिर भी तुम जाके एक बार रीडिंग दे लो आज, है ना। आपको ये टॉपिक मिलेगा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन के, तो वहां से एक बार रीडिंग दे लो, ठीक है। कल कैटलिस्ट का इफेक्ट पढ़ेंगे, इतना पढ़ेंगे।